इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 13। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा। जैसे सूरत बंदरगाह पर शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। 18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिवाजी के पौत्र शाहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। शाहू अकर्मण्य शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। उसने उन इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। छापामार युद्ध प्रणाली। सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते थे। मराठा संगठन। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन इन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बाजीपुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रूहेले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। अब है पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रूहीले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां सन 1771 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थी, जिन्होंने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हो गया। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी और सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। इस समय कोई एक
ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार तथा छोटे छोटे राज्यों के आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नजरअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने व जुटाने में खर्च कर रहे थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तु मंगवाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्रालय में छपती थी, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसे हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तथा लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई भी कारीगर चाहे जितना भी कुशल क्यों ना रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। यह 16वीं शताब्दी तक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहे। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। ये कारखाने में तोपों का निर्माण हो रहा है। यूरोपीय सैनिकों द्वारा बंदूक का इस्तेमाल यहाँ पे बंदूक चलाना सीख रहे हैं। विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े, ये जहाँ अपने अपने जहाज इस तरह से लेके जा रहे हैं। कारखानों में काम करते हुए लोग। मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था, इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके, इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुगल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तत्कालिक महत्व तथा विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दुर्गामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। यह सूत काटने का कारखाना। शब्दावली। चौथ, मुगल राज को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों में वसूलते थे। स्वदेशमुखी, संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासक कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और इसकी अगली वीडियो में आपको इस पार्ट की जो अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर से, ये देखने को मिल जाएंगे।